नमस्कार। प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं। दोनों सदनों के सांसद संविधान की शपथ लेते हैं। हम लोकतंत्र और संविधान के देश में रहते हैं, जहां संविधान की शपथ से ही काम चलता है। लेकिन बीते दिनों जो कुछ राज्यसभा में हुआ, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर टिप्पणी की, उसके बाद क्या आप यह बात पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री संविधान के साथ खड़े हैं? आज का हमारा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित है और उनसे यह सवाल करता है कि वह मनुस्मृति के साथ है या संविधान के साथ है। जो मनुस्मृति के साथ है वह संविधान के साथ नहीं हो सकता। यह बात एकदम साफ साफ समझ लीजिए। मनुस्मृति और संविधान एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे युद्ध होगा तो शांति नहीं हो सकती और शांति होगी तो युद्ध नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही मनुस्मृति और संविधान दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कैसे संविधान से दूर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही गृह मंत्री का बयान आया, उसके बाद विपक्ष ने जब उनसे इस्तीफे की मांग की, माफी की मांग की, तो प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। इन सभी ट्वीट्स को अगर आप पढ़ें, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस से कितने नाराज थे, कितने गुस्सा थे। उनकी कांग्रेस से नाराजगी समझ में आती है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, वह लगातार उस पर नाराज होते रहते हैं। लेकिन जब पूरा मामला गृह मंत्री की टिप्पणी का है, तो उस पर प्रधानमंत्री इतना तो लिख ही सकते थे कि अमित शाह इस पर खेद जताएं या माफी मांगे, या प्रधानमंत्री अपनी ओर से ऐसी बात कहते जिससे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह आश्वस्त होते। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें भी अमित शाह एक ही बात को बार बार दोहराते रहे कि यह सब विपक्ष कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है और इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। अभी 15 साल तक कांग्रेस को विपक्ष में बैठना है। हम में से कोई नहीं जानता कि बीजेपी कितने साल राज करेगी, विपक्ष को कितने साल सत्ता से बाहर रहना है। लेकिन इन सब के बीच मूल सवाल कि कैसे गृह मंत्री संविधान निर्माता के नाम लेने को फैशन कहते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और उसके बाद माफी नहीं मांगते। आप बीते 11 वर्षों में ऐसे फैसलों को याद कीजिए जब जब हमें संविधान पीछे जाता हुआ नजर आता है। संविधान कैसे पीछे जाएगा? कोई संविधान को नाम लेकर पीछे थोड़ी करेगा। संविधान हमारे फैसलों से पीछे जाता है, हमारे व्यवहार से पीछे जाता है। आपको 1925 में जाना पड़ेगा, जब आरएसएस का जन्म हुआ। आरएसएस की पूरी विचार प्रक्रिया, हिंदू राष्ट्र का पूरा विचार, सावरकर का लेखन संविधान के विरुद्ध है। सावरकर ने साफ साफ कहा था कि वह इस संविधान का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें भारतीयता नहीं है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब अपने आराध्य सावरकर का लगातार पूजन अर्चन करते हैं, और आपको याद होगा कि किस तरीके से संसद में उनकी प्रतिमा लगाई गई, तब वह सावरकर के विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं करते।
तो यह दोहरापन है। जो मामले आपको सावरकर के ठीक लगते हैं, आप उनका प्रचार करते हैं, लेकिन जहां सावरकर संविधान का विरोध करते हुए नजर आते हैं, उस पर आप चुप हो जाते हैं। और जब विपक्ष सदन में उसकी बात रखता है, अंबेडकर को बार बार उनके काम का उल्लेख करता है, तो आप अंबेडकर के स्मरण को, उनके योगदान को फैशन कह देते हैं। इसलिए गृह मंत्री से अधिक यह सवाल प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सदन में पहुंचे तो उन्होंने संविधान को माथे से लगाया था और उन्होंने कहा था कि अगर अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो भी अब संविधान को नहीं बदल सकते। तो कथनी और करनी का अंतर हमको साफ साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री आते और कहते कि गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, यह गलती हो गई, लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के 11 साल में कोई मंत्री अपनी गलती के लिए इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देना तो दूर, उस पर खेद भी नहीं जताया जाता। आपने रेल मंत्री को कभी रेल दुर्घटनाओं पर खेद जताते देखा है, उनको माफी मांगते देखा है? हाँ, हर रेल दुर्घटना के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उसमें एंगल आपको नजर आ जाएगा जिसमें या तो कभी हिंदू मुसलमान होगा, या आतंकी साजिश होगी, या पाकिस्तान का हाथ होगा। लेकिन इन सभी रेल दुर्घटनाओं के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं होंगे। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसके कुछ मूल तत्व होते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जहां संविधान है वहां राष्ट्र की प्रकृति एक सेकुलर नेशन की होगी, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की होगी। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को एक नजर से देखेगा। यही उसका धर्म होगा कि सभी धर्म उसके लिए बराबर है, वह किसी एक के साथ खड़ा नहीं होगा। नेहरू इसीलिए जब सोमनाथ मंदिर का की पूरी प्रक्रिया हो रही थी, बनकर तैयार हुआ और उसकी पूजा अर्चना में जब जाने की बात आई, जैसे आज राम मंदिर का जब निर्माण पूरा हुआ, तो नेहरू इसी आधार पर नहीं जाते, क्योंकि जब वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अपने आप को एक धर्म विशेष के साथ कैसे दिखा सकते हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब यही है। क्या आज भारत को आप सेकुलर स्टेट के रूप में देखते हैं, जहां प्रधानमंत्री संसद का सत्र छोड़कर पूजा अर्चना में भाग लेते हुए नजर आए थे? हमें कुछ दिन पहले आपने इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी। दूसरी बात न्याय की। अगर संविधान है तो न्याय उसके साथ चलेगा। तो कैसा न्याय है कि उमर खालिद 5 साल से जेल में है, जमानत नहीं होती, जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाती, और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर लगातार हेट स्पीच देते हैं, गोली मारो का नारा देते हैं, और हाईकोर्ट कह देता है कि मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था। न्याय है? केवल न्याय का नाम लेना लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। न्याय को होते हुए दिखना पड़ेगा। 4 सीजीआई आए और चले गए, लेकिन उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं हुई। आप लगातार कह रहे हैं कि न्याय है, तो न्याय कहां है? स्वतंत्रता। केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की बात नहीं है। संविधान को मदद करने वाले, या आप कहें कि संविधान की पूरी प्रक्रिया, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया से हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता किसी देश में कैसे काम कर रही है। हमने देखा है कि चुनाव आयोग किस तरह से विपक्ष के सवालों को लगातार हवा में उड़ा देता है। जितने वोट डाले जाते हैं उससे ज्यादा वोट गिने जाते हैं, और चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे पाता।
सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के इस वक्त पूर्व सीजीआई हैं, जब वह सीजीआई थे तो उन्होंने कहा कि कैसे उनको जटिल फैसले में, अयोध्या के केस में ईश्वरीय प्रेरणा मिली। सुप्रीम कोर्ट संविधान से प्रेरणा नहीं ले रहा, ईश्वरीय प्रेरणा ले रहा है। यही विचार, यही बात, इसी को आप कहते हैं मनुवाद, मनुस्मृति। मनुस्मृति में न्याय यहां से आएगा। इस किताब से जो न्याय आता है, मनुस्मृति वहां से काम करना शुरू करती है। अगर आप संविधान के साथ हैं तो आप संविधान से प्रेरणा लेंगे, रोशनी लेंगे, आप मनुस्मृति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका कोई धर्म नहीं है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी विचार प्रक्रिया बदलती जा रही है। मीडिया पर हम लगातार बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया में बदल चुका है, जहां सरकार से कोई सवाल नहीं करना ही सबसे बड़ा नियम है। तो मीडिया का धर्म क्या है? मीडिया का काम क्या है? एक सेकुलर स्टेट में मीडिया प्रधानमंत्री की लगातार वंदना कैसे कर सकता है? कैसे भारत का पूरा मीडिया, खासतौर पर हिंदी मीडिया, हिंदू मीडिया में बदल गया है? बंधुत्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व पर बहुत बल दिया है। डिबेट्स में बंधुत्व पर उन्होंने बल दिया कि क्यों संविधान में, प्रस्तावना में बंधुत्व को रखा गया, क्योंकि अगर बंधुत्व नहीं है तो फिर उस समाज का आप क्या करेंगे? आज भारत एक लोकतांत्रिक देश जब अपने आप को कहता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उसमें बंधुत्व है, या भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या वो सच में डेमोक्रेटिक बची है, लोकतांत्रिक बची है, या भारत केवल एक गणराज्य बन गया है जहां चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन क्या वहां लोकतांत्रिक तरह से काम हो रहा है? अगर यह सभी चीजें नहीं हैं, सेकुलर नहीं है, हम न्याय नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बंधुत्व नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहेंगे जो संविधान से प्रेरणा ले रहा है, जो संविधान से आगे बढ़ रहा है? आप प्रधानमंत्री के भाषण देखिए। हमने लोकसभा में 2019 को देखा, 2014 को देखा, और उसके बाद 2024 में हम लगातार देखते आए कि कैसे प्रधानमंत्री अपनी सारी सीमाओं को पार करते हुए भारत के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वह सारी संपत्ति, आपकी सारी संपत्ति मुसलमानों को बांट देगी, नेहरू पर झूठे दावे करते हैं, कभी किसानों को लेकर नेहरू के आधे अधूरे प्रसंग रखते हैं, कभी संविधान संशोधन को लेकर नेहरू का नाम लेकर झूठ बोला जाता है। यह सभी संविधान का साथ छूटने का संकेत है। दूसरी ओर राहुल गांधी की बात करें तो आप दोनों के भाषणों की तुलना कीजिए। किस आधार पर तुलना आपको करनी चाहिए उसकी बात फिर कभी, अभी केवल इतना कि समानता, बंधुत्व, सच बोलने वाली बात और अहिंसा, यह चार बातें जिसके भाषण में हैं वह संविधान के साथ है, और जिसके भाषण में यह चार बातें नहीं हैं वह आपके देश को मनुस्मृति की तरफ ही ले जाएगा। आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मनुस्मृति या संविधान पर राहुल गांधी पर एक बड़ा वीडियो है, उनके भाषणों के आधार पर तैयार किया हुआ। आपने हमारा राजनाथ सिंह पर
वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। यह वीडियो 2015 का है, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 2015 में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने नेहरू के बारे में ऐसी बातें कही हैं कि आप दंग रह जाएंगे। आपको लगेगा कि राजनाथ सिंह यह भाषण दे रहे हैं। संभव है कि 2015 में राजनाथ सिंह को अंदाजा नहीं रहा होगा कि सरकार केवल नेहरू विरोध पर ही चलेगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग से संविधान धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। आपके दिमाग में केवल हिंदू होने का एक ऐसा गौरव बोध भर दिया गया है, जहां आप सरकार की सारी कमियों को इसलिए स्वीकार करते जा रहे हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाया जाना है। आपका पूरा ध्यान इस बात पर है कि सरकार मुसलमानों को कैसे, उन पर कैसे शिकंजा कस रही है। इसलिए आप केवल 2 आधारों पर ही सरकार की विवेचना करें और आधार केवल स्पष्ट हैं, मनुस्मृति या संविधान। मनुस्मृति वहां है जहां प्रजा है, जहां राजा से सवाल नहीं करने हैं। मोदी अपने आप को एक राजा की तरह इसीलिए पेश कर रहे हैं। और जहां संविधान है वहां हर किसी से सवाल किया जाएगा। अगर आप सवाल पसंद देश चाहते हैं तो आप संविधान का समर्थन कीजिए, यही एकमात्र रास्ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।